हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नैन। वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, आज हमारा है इस चैप्टर का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है आज हमें? लास्ट है, मतलब हमने बच्चे का 9 महीने तक कैसे बनते हैं, मतलब धीरे धीरे डेवलप होता है, वहाँ तक हमने देख लिया। अब क्या है, 9 महीने हो गए, बच्चे पूरी तरह से बन के अपनी माँ के घर में तैयार है। अब बच्चों को बाहर निकलना है। डिलीवरी ऑफ द बेबी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं उसको। पार्चुरेशन बोलते हैं, उसी को हम पढ़ना है हमें आज पूरा क्लियर करके कंप्लीट। ठीक है, अब देखो पार्चुरेशन होता है क्या है बेसिकली। ये होता है विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटरस। अब क्या है, पार्चुरेशन होगी तो यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन होगा बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, ऐसे छोटा मोटा नहीं, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इसका बहुत। लेबर होता है जिसमें बोलता है एक बेबी को डिलीवरी करने के लिए जो 206 जो हमारा हड्डी होती है, वो हड्डी के टूटने के समान पेन होता है माँ को, उतनी दर्द होती है। समझो कितना यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एक छोटा सा मतलब वेजाइना आपकी कितनी छोटी सी पोर्शन है, उस नॉर्मल डिलीवरी में उस छोटी सी पोर्शन में से एक बच्चा बेबी निकलना कितनी बड़ी बात है। कितना कॉन्ट्रैक्ट करता हो खुद इमेजिन कर लो। एक क्या बोलते हैं, बलून ले लो, उस बलून पहले फुगा हुआ है और उसका जो छोटा सा पोर्शन है नीचे से, जो उसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे हवा भरते हो, कितना पतला होता है, उसमें से अब उसको कॉन्ट्रैक्ट करके और उसमें से बेबी को बाहर निकालना। सोच रहे हो कितना? इमेजिन ही करके सोचो कितना ज़्यादा डेंजर, मतलब बड़ा बात है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। वही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी के लास्ट में। वही कॉज करता है एक्सपल्जन। एक्सपल्जन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोजन या एक्सपल्जन का मतलब एक्सक्रीट आउट, बाहर निकलना। ठीक है, तो वो एक्सपल्जन होता है और उसी को हम बोलते हैं डिलीवरी ऑफ द फीटस, बेबी की डिलीवरी बोलते हैं। अब देखो ये कैसे होता है? इट इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपको पता है कि लेबर पेन जो होता है, एक पीरियड होता है लेबर पेन, जैसे कि किसी के अंदर ना, किसी को 4 घंटे 5 घंटे, कभी कभी बहुतों को बहुत टाइम लग जाता है, वो बीच में वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म चलता है। वो मैकेनिज्म भी मैं पढ़ाऊंगी, तो पूरा इसीलिए मैं पूरा एक अलग से इसका मतलब वो एक अलग वीडियो ही बना रही हूँ, क्योंकि पार्चुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर उसका उसमें नहीं हो पाता। ठीक है, अब देखो तो पूरा न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म चलता है। उसमें क्या होती है? न्यूरो का मतलब वो न्यूरॉन से रिलेटेड, हम इंडोक्राइन मतलब इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन दोनों मिलके आपस में कनेक्शन बनाता है, पूरा मैकेनिज्म बनाता है कि पहले कौन सा हार्मोन कैसे रिलीज होगी और कौन सा हार्मोन कौन से ऑर्गन पे काम करेगा, जिसकी वजह से कैसे कैसे बेबी एक्सक्रीट आउट एक्सप्लोज होगी, बाहर डिलीवरी होगी उसकी। समझ गया? सिग्नल ऑफ द पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन होने के सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। एक्सक्यूज मी। देखो बोला जा रहा है कि हाँ अब एक्सप्लोजन मतलब बेबी डिलीवरी हो जानी चाहिए। वो कौन कहता है? वो खुद ब खुद बेबी खुद बोलता है। जैसे उसको 9 महीने वहां रह लिया, थक गया, वो बड़ा हो गया, अब जो घर उसके लिए छोटा हो गया। जैसे एक स्टोरी है ना कि जैसे कि मछली वाली की, छोटी सी मछली थी, उस मछली को क्या पानी में जब तक रख पाओगे, एक छोटी सी मछली को जब तक एक बकेट में, जब तक उसका साइज बढ़ नहीं जाता। अब बकेट का साइज बढ़ गया तो आपको दूसरा जगह निकाल के रखना पड़ेगा ना। एज इट इज अब बेबी का फिर मतलब मदर का जो यूट्रस है अब बेबी के लिए बहुत छोटा है, बेबी वहाँ पे बहुत बड़ा हो गया है, अब बेबी वहाँ पे रहते रहते भी थक गया है। अब बेसिकली उसको नेचुरल मतलब अब उसको नेचर में आना है, मतलब इन्वायरमेंट, बाहर वाली इन्वायरमेंट में आनी है जो पूरा जिसके लिए वो बना है। तो वो अब वो क्या कहता है अपनी मम्मी को, मम्मी मैं बहुत दिन घर में रह लिया, अब मुझे बाहर आने दो। अब उसके अंदर वो हाथ पैर फैला नहीं पा रहा था, अच्छे से रह नहीं पा रहा था, तो उसके बाद वो बोलता है मुझे बाहर, मुझे क्या बोलता है, मुझे अब बाहर आना है। तो वो खुद से बोलता है मम्मी को, वो सिग्नल देता है कि मम्मी मुझे बाहर आना है, अब मेरा टाइम हो गया है। ठीक है, जब वो हेल्प मतलब बोलता है तो उसके मम्मी राजी हो जाती है। मम्मी तो प्यारी मम्मी होती है, मम्मी राजी हो जाती है, बोलती है हाँ बेटा अब तुम्हारा निकलने का टाइम है। तो उसके बाद क्या करते हैं, मम्मी जो प्लेसेंटा था, दोनों के बीच का रिलेशन, मम्मी से बच्चे की बात करने का, जो फीटस और मम्मी दोनों के बीच में रिलेशन जो कनेक्ट करके रखा था, जो उसके बीच में अभी तक रखा हुआ है, वो कौन है? प्लेसेंटा है। तो वो प्लेसेंटा से ही मम्मी से बात कर रहा है ना, बीच में प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से बात कर रहा है मम्मी अब बाहर निकालो मुझे, मेरा टाइम हो गया है, चलो मैं नहीं रह रहा यहाँ पे। तो वो क्या बोल रहे हैं, मम्मी बोल रही है हाँ बेटा ठीक है। तो वो बच्चा और प्लेसेंटा दोनों मिलकर क्या किया, सिग्नल ओरिजिनेट किया और सिग्नल जनरेट किया। उसके बाद क्या हुआ, पार्चुरेशन स्टार्ट होगी। अब देखो क्या है, देयर इज इंडक्शन ऑफ माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। अब एक माइल्ड हल्का सा यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। उसको क्या बोलते हैं? फीटल मतलब बेबी, इजेक्शन का मतलब बाहर, और रिफ्लेक्स बेबी को बाहर निकालने का रिफ्लेक्स बनता है। दिस इज ट्रिगर रिलीज। अब ये ट्रिगर हो रहा है, मतलब ये अब इसको और हाइप करना और ज्यादा बढ़ाना है,
तो बढ़ाने को कौन इंक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज होता है बाय ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मैंने बोला था कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्या बोलते हैं इंडोमेट्रियम कराता है बेसिकली, वही कॉन्ट्रैक्शन कराएगा उस टाइम में, डिलीवरी के टाइम में। तो ऑक्सीटोसिन जो कहाँ आता है, जो मैटरनल पिट्यूटरी से रिलीज होती है। समझ गए, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, सो अब देखो अब क्या है, अब स्टार्ट हुई, क्या करना है, एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड के एंड में, गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 38 वीक्स का होता है, 266 डेज का होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हो गई। तब इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का मतलब मात्रा क्या हो गया, कम, प्रोजेस्टेरॉन हमारी क्या हो गई, डिक्रीज होती गई। ठीक है, जो हमारी बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन ये यहाँ पे क्या कर रही थी, हमारी प्लेसेंटा को बैलेंस करके रखा हुआ था। तो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गई, हमारी प्लेसेंटा कमजोर होने लगी। ठीक है, प्लेसेंटा कमजोर होने लगी, और वो कमजोर प्लेसेंटा रिलीज करती है सीआरएच का मतलब कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कॉर्टिकोट्रोप रिलीज करेगी। ये फिर स्टिमुलेट करता है, ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये एंटीरियर हमारे ब्रेन के मतलब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और वो स्टिमुलेट करने के बाद ये क्या रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी ये रिलीज करेगी ACTH हमारा हार्मोन है ना, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये ACTH रिलीज करेगा। फिर आगे मैं भी बता रही हूँ। ठीक है, अब ये ACTH आगे प्रोसेस करेगा, आप इसके नीचे ही लिखोगे। यहाँ तक एक पूरा का पूरा एक चेन जैसे बना लो। ठीक है, एक पूरा साइकिल जैसे चेन जैसे बनाओ, क्योंकि चेन जैसा इसी में आपको सर समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा ये वाली, फिर ये से धीरे धीरे लिख के ACTH की जस्ट नीचे एरो दे देना। ठीक है, इसके नीचे मेरा अटा नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया, अब हम इसके नीचे करेंगे। समझ रहे हो, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलो देखो अब क्या है, ACTH तक लिख लिया था। अब ACTH क्या है, स्टिमुलेट करता है, ACTH किस पे अटैक करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे रिलीज अटैक करता है। दो हार्मोन निकालता है, एक कॉर्टिसोल और एक एड्रिनोजन। ठीक है, एंड्रोजन। कॉर्टिसोल बेसिकली है जो बेबी के फेज में, जब मैंने वो लीवर लंग्स वाला चैप्टर आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि क्या करता है कि एक सर्फेक्टेंट वाली जो लेसिथिन वाली प्रोसेस होती है वो उसमें एब्सेंट होता है। इसमें बेबी जब बच्चे रहते हैं उस फेज में थोड़ी सी उसकी लेयर में छेद जैसी होती है। ठीक है, समझ गया। तो उसमें क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट जो नहीं रहता है उस टाइम, सर्फेक्टेंट बेबी के टाइम में नहीं रहता है, तब तो पैचुरेशन डिलीवरी होने वाली है। तो क्या करती है, उससे पहले इसको जल्दी से कॉर्टिसोल रिलीज करता है। अब वो कॉर्टिसोल क्या करता है, इसको बेसिकली उसको तो ये सर्फेक्टेंट का एक लेयर बना देगा। ठीक है, तो ये है फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन करता है, जिसको लेसिथिन बोलते हैं एल्विलाई में। समझ गए। और दूसरा डायलेशन ऑफ ब्लड कैपिलरी का डायलेशन, एल्विलाई के अराउंड क्या करता है, ब्लड कैपिलरी का डायलेशन भी कराता है। समझ गए कि ब्लड के जो एल्विलाई की पोजीशन होगी उसके ब्लड कैपिलरीज को डायलेट कर देता है, ताकि आप अच्छे से काम एक्सचेंज हो पाए। एंड्रोजन क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है प्लेसेंटा के द्वारा एस्ट्रोजन का इंक्रीज करा देता है ये। अब ये एस्ट्रोजन का काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, रिसेप्टर ऑन यूटेराइन वॉल। ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर यूटेराइन वॉल पे, क्योंकि अब इसको बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन कराना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, अब इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन कराता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेराइन मसल में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होगी। ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, ये हमारा ऑक्सीटोसिन जहाँ पे स्टोर होकर रखा है, तो ये है रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। अब ये यहाँ तक ऑक्सीटोसिन क्या करेगी, अब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। समझ रहे हो, चलिए नोट कर लो। देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एंड्रोजन इसने सिक्रीट करा है ACTH ने, लेकिन फीमेल में एंड्रोजन का अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए एंड्रोजन को जल्दी से एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एस्ट्रोजन पहले से प्रेजेंट थी, तो दोनों मिलके बाकी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे एंड्रोजन से कंफ्यूज मत होना, प्रेजेंट दोनों में होते हैं, मेल फीमेल दोनों मतलब हार्मोन दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बेसिकली डिपेंड करता है कि फीमेल में फीमेल वाली हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होता है और मेल में मेल वाली हार्मोन। समझ गया, तो इसलिए फीमेल में फंक्शन हो रहा है ना, तो फीमेल में एंड्रोजन का अमाउंट कम है, तो ये इसकी वजह से ये अपने आप को फिर से कन्वर्ट कर दे एस्ट्रोजन में, फंक्शन दोनों का सेम होने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलो ठीक है, अब देखो क्या है,
पोस्ट ये ऑक्सीटोसिन में बेसिकली क्या हुआ है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुई है। वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, क्या ये कैल्शियम आयन रिलीज करता है, और दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों मिलकर, दोनों का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इन मतलब कैल्शियम आयन का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और दोनों मिलकर क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्राइन मसल में, और जिसकी वजह से क्या होता है, डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। अब उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इसकी वजह से सर्विक्स का डायलेशन हो गया। मतलब ऐसे पहले बंद थी सर्विक्स, अब बंद थी, लेकिन अब डायलेशन होएगा। जो ये सर्विक्स बंद है, ऐसे सोच लो, कैसे बताऊँ, दिखेगा भी नहीं। मान लीजिए कि नहीं दिखेगा आपको, ऐसे है, ठीक है। सोचो कि हमारा ये नीचे वाला, ये वाला आप सर्विक्स इमेजिन कर लो, ये यूट्रस है। तो जब मैं ये दोनों यूट्रस का वॉल है जी, इसमें कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो इस पर प्रेशर पड़ेगी, इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये डायलेट होगा ना, खुलेगा। तो ये है, यही बेसिकली बंद था ना, यहाँ पे क्लक लगा हुआ था कि दोनों के बीच में, कि ताकि ये, क्योंकि ये वाली पोजीशन अगर पहले ही बंद खुल जाती, इसको मैंने बोला था कि आपस में बहुत जल्द ये करके फिक्स रहता है। तो जितना ज़्यादा मतलब डायलेट उसको करेंगे, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, उतना ज़्यादा ही वो क्या कहते हैं, फिर खुलेगा, तभी खुलेगा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही खुलता है। तो इस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सर्विक्स का डायलेशन हुआ, सर्विक्स का डायलेशन होता है तो अब वो बच्चा ने बाहर निकलने के लिए वो सर्विक्स रेडी हो गई। समझ गए? यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लो, फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। या फिर पूरा प्रोस्टेट आपको पार्चुरेशन पढ़ाने के बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ा दूँगी। हाँ, अब एक 2-3 स्टेज है, वो देख लेते हैं, फिर उसका भी हमारा हो जाएगा बेसिकली। चलिए नोट कर लो। चलो पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर हो गई कंप्लीट ही हो गई है कि सर्विक्स खुल गई, तब क्या हुआ कि सारा का सारा बच्चा बाहर निकलेगा। उसको क्या उसमें है, वो स्टेजेस था, पहले से सबसे पहले डायलेशन करा हमने, तो सारा फेज। चलो सबसे पहले देखो पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ, जैसे हमने पढ़ा, विच इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड कॉल्ड एक्सपल्सन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। द पार्चुरेशन इज इंड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, जो पहले दिखवाया था। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा की वजह से होता है, विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। This trigger release the oxytocin from the maternal pituitary. Oxytocin act on uterine muscles and cause stronger uterine contraction. वही जो सारे लाइन मैंने ये सब समझा दिया आपको, मैं पढ़ के भी दिखा रही हूँ आपको। Which in turn stimulate further सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। बोला जा रहा है जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा रिलीज होगा, इसलिए कि वो हाईली मतलब हेल्प कर रहा है, बेसिकली हेल्प कर रहा है कि जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी बेबी को बाहर निकलने में उतना आसानी होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इमेजिन कर सकते हो कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो माँ को कितना दर्द हो रहा होगा। हाँ, the stimulated reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continue resulting in stronger and stronger contraction। वही बोला जा रहा है कि इतना ज़्यादा दोनों के बीच इतना कॉन्ट्रैक्शन हो, इतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का रिलीज हो रहा है मतलब वहाँ पे, जिसके वजह से क्या कहते हैं और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और इतना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप इमेजिन कर लो कि उस स्टेज पे, उस टाइम पे उस लेडीज़ का, उस माँ का क्या हाल हो रहा होगा, सोच रहे हो। This lead to expulsion of the baby from the uterus through the canal birth पर्चुर। उसको वही करता है, ये सारे स्टेजेस यहाँ पे हो गई। यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई कॉन्ट्रैक्शन हो गई, जिसकी वजह से डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स का डायलेशन हुआ, 10 सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाता है। उसके बाद उसमें से बेबी बाहर निकल के आ गई, बर्थ कनाल, ठीक है। वेजाइना प्लस सर्विक्स दोनों मिलकर, वेजाइनल कनाल प्लस सर्विक्स दोनों मिलकर क्या बनाती थी हमारी, बर्थ कनाल। तो वही बर्थ कनाल के साथ सर्विक्स और सर्वाइकल कनाल और इसका वेजाइना को ऊपर वाला पोर्शन मिलके, तो वही के थ्रू बाहर निकल के आ गया, बाहर निकल गया, वही है। और उसके सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर इज एक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। अब एक बस बोला जा रहा है कि जैसे ही बेबी का डिलीवरी हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ यहाँ पे आपको देख लो एंड ऑफ द ये डायलेशन हो गया, अब यहाँ से लिख लो कि बेबी बाहर निकल गया, बेबी बर्थ हो गई, ठीक है, बेबी बर्थ हमारा हो गया।
बेसिकली यही हमें करना था, पार्चुरेशन यही था, डायलेशन हो गया, उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हो कि दिस लीड टू एक्सप्लोजन। हम ये से बर्थ का एक्सप्लोजन हो गई, बेबी बर्थ आउट हो गया, और जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। बेसिकली हमें यही करना था, बेबी बर्थ मतलब आउट हो गया, नहीं है एक्सपेल्ड आउट। देखो समझ गए, बेसिकली यही करना था। इसमें फेजेस आए, क्या स्टेजेस आए, स्टेज आया स्टेज ऑफ डायलेशन, जो सबसे लंबा स्टेज होता है वो बेसिकली होता है ना 4 से 6 घंटे तक, वही मतलब जिसको आप लेबर पेन जो बोलते हो, तो वो बेसिकली 4 से 6 घंटे हमारा लेबर पेन वाला स्टेज ही होता है। 4 से 6 घंटे का लेबर पेन का स्टेज होता है, उसका धीरे 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 इतना ज़्यादा फिर प्रोसेस हुआ, और उस प्रोसेस होने के बाद आपका बेबी बाहर निकल के आ गया। समझ गए? चलिए स्टेज लिखवा देती हूँ मैं, उसका बस टाइमिंग लिख लेना उसके साथ, ठीक है। बेबी तो निकल के आएगी, चलिए सोचो कितना ज़्यादा, लिख लो ये पहले। चलो देखिए अब क्या है, ये स्टेज है पार्चुरेशन का। सबसे पहला स्टेज है स्टेज ऑफ डायलेशन। डायलेशन का स्टेज जो उसी को इसको लेबर पेन भी बोलते हैं। अब इसको लेबर पेन बोल दो, ठीक है। ये होता दोनों है बट बेसिकली ये, ठीक है। इसका स्टेज है ये 6 से 12 घंटे तक का पेन। मैं तो 4 से 6 बोल रही थी, तो 6 से 12 घंटे तक का पेन होता है, ठीक है। ये मुझे भी नहीं पता था, ये भी मैंने देखा। ऑनेस्ट सही बोलना चाहिए ना, मुझे खुद नहीं पता था। सोच रही हूँ, इमेजिन में देख रही हूँ 6 से 12 घंटे तक का पेन औरतें सहती हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो पूरा का पूरा आधा दिन दर्द में जा रहा है उसका, और उसके बाद एक्सप्लोजन, और उसके बाद बेबी, जब वो बेबी उसके मुंह पे आ गया, मतलब हमारा सर्विस वाला मुंह पे, तो उसका डॉक्टर क्या करते हैं, उसको खींच के बाहर निकाल लेते हैं। तो ये इसमें भी टाइम लगता है, इसमें भी 10 मिनट में भी हो सकता है, कभी कभी रेयर केस में तो बेबी कुछ घंटे भी ले लेते हैं। फिर ये दोनों हो गई, दोनों के दोनों, ये दोनों बेसिकली लेबर पेन वाली फेज हो गई, ठीक है। ये दोनों फेज हो गई आपकी लेबर पेन वाली। अब उसके बाद बेबी का निकल जाए, बेबी के साथ साथ क्या थी, प्लेसेंटा भी तो थी दोनों के कनेक्शन, तो प्लेसेंटा थोड़ी ना रह जाएगा। तो वो क्या करता है बेसिकली, वो कुछ लास्ट स्टेज है जब प्लेसेंटा निकल जाती है, ठीक है। क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड से बेबी के अम्बिलिकल मतलब नाभि से अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से कनेक्टेड है। जैसे बेबी को खींचोगे तो थोड़ी देर में क्या होगा, प्लेसेंटा भी बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो हो गई बर्थ, हो गई। अब है, हो गया आपका बच्चा जन्म ले लिया, लेकिन बच्चा जन्म लिया तो उसके साथ क्या है, उसको खाने पीने के लिए भी तो चाहिए। तो अब होगा लैक्टेशन, मतलब अब उसका दूध का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है दूध, क्या होता है, फर्स्ट मिल्क जो होती है बेबी के लिए, वो सब में क्या होता है वो देखेंगे। चलो ये यहाँ तक आपको पार्चुरेशन समझ आ गया। फाइनली हमारी बेबी डिलीवरी हो गई, मुबारक हो। अब उसके बाद डॉक्टर बोलेगा, फिर रोते हैं बच्चे रोते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो बोलता है ना कि बच्चा रोता क्यों है, नहीं रोया बच्चा तो उसको पीट पीट के रुलाते हैं। बच्चे इसलिए रोते हैं ना कि हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर था, हाँ सोच लो कि आप नॉर्मल सा क्या कहते हैं ना कि एक उस ऐसे टेम्परेचर में ऐसे एटमोसफेयर में वो रह रहा था मम्मी के उसमें, कि वो सब उसके मतलब अकॉर्डिंग बनी हुई थी। मम्मी तो उसको सब कुछ लाइक पैम्पर्ड करके रखी हुई थी ना, एक थाल में सजा के सब कुछ उसको दी हुई थी। जैसे ही वो बाहर आता है, उसको एटमॉस्फेयर से हवा उसके बॉडी में कनेक्ट करती है, शोर शराबा उसको सुनाई देता है, इतना चहल पहल उसको फील होता है, क्योंकि उतना शांत इलाका में 9 महीने रहा। आप खुद सोचो, 10 दिन आप कहीं किसी जगह पे रह लो, बोलता है ना 21 दिन डेज चैलेंज है, 21 डेज चैलेंज, मतलब 21 दिन किसी चीज़ को आप डायरेक्ट अडेप्ट करते रहो तो आदत में बन जाती है। अब वो 9 महीने तो उस जगह पे था, अब उस जगह में से बाहर निकला, बाहर में वो भी हॉस्पिटल में या घर में, तो इतनी शोर शराबा थी, उस शोर शराबे में उसको देख के वो डर जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चे चिल्लाते हैं। तो वो बच्चे जो रोते हैं तो उसको हम लोग खुशी मानते हैं, तो उसी की वजह से वो बाहर निकलते हैं तो उसको फील होता है, बॉडी से एयर टच होती है, फील, नोज, सब उसके नेचर में, उसके बेसिकली जितने ऑर्गन्स थे वो धीरे 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 काम करना स्टार्ट करते हैं, जिसके वजह से बच्चे रोते हैं, ठीक है। चलिए समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं, बच्चे जन्म ले लिया तो बच्चे के लिए दूध का भी रेडी करना है, ठीक है। चलो नोट कर लो ये। चलो मुझे लग रहा है कि आपको प्लेसेंटल स्टेज समझ नहीं आया, हाँ। तो देखो प्लेसेंटल स्टेज समझ नहीं आया तो इसको मैं थोड़ा फिगर से ड्रॉ करके समझाने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों तो आपको समझ आ गया, प्लेसेंटल स्टेज में मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन हुई होगी। चलो देखो क्या है, बेसिकली क्या था, हमारा यूट्रस जब थी, उल्टा यूट्रस बना रही है, ऐसे वाली कंडीशन में कुछ थी, ठीक है। ऐसे वाली कंडीशन में थी, ये वाली इनर वॉल थी, ऐसे थी, ठीक है। इनर इस यहाँ पे हमारी क्या लगी हुई थी, यहाँ पे ये मान लो कि ये इंडोमेट्रियम का कोड है, यहाँ पे ये वाली लेयर में प्लेसेंटा थी हमारी, ठीक है, अटैच्ड।
और यहाँ पे एक बेबी बनी हुई थी, ठीक है। ये बेबी बनी हुई थी, ये वाला कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसको छोटा कर देते हैं। मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, पूरा क्लियर करके नहीं दिखा रही हूँ। प्लेसेंटा आपको क्या हुआ वो मुझे लग रहा नहीं समझ आया होगा, कि मेरा फ़र्ज़ है आपको अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि समझ नहीं आया तो बिल्कुल ही बच्चों को नहीं समझ आया। मुझे समझ आया है, मतलब मुझे पता है, बट मुझे लग रहा है कि एज ए बच्चा मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। ये तो क्लोज थी, ठीक है। चलिए, ये पहले वाला स्टेज था। तो यहाँ पे बेबी थी, ये पूरा पूरा एंडोमेट्रियम के अंदर ही है, एंडोमेट्रियम के अंदर का ही लेयर दिखा रही है ये वाली। यहाँ पे बच्चा था, यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये प्लेसेंटा थी, ठीक है। तो आगे जाके आपका क्या हुआ, आगे आपका बेसिकली ये वाली पोर्शन खुली, ये वाली पोर्शन ऐसे खुली, ये वाली पोर्शन खुल गई। चलो, तो खुलने के बाद क्या हुआ, आपका बेबी बाहर निकल गया। बेबी का यहाँ तक तो हो चुका है ना एक्सपल्जन, तो ये थर्ड स्टेज है। तो ये आपका प्लेसेंटा ऐसे ही लगा हुआ है, ठीक है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो अटैच थी। अब बेबी मान लो यहाँ पे आके आपने यहाँ पे आके बेबी को गिरा दिया, मतलब रख दिया, नॉट गिराना, ऐसे मत सोचो, नहीं तो बोलेगा मैम क्या है आप बच्चों को गिरा रहे हो, एकदम क्यूट सा बेबी, या फिर आप हम अपना वाला बेबी बनाते हैं। दिस इज बेबी, हेलो बेबी, ठीक है। बेबी, यहाँ पे बेबी लेट गया, यहाँ पे बेबी आ गया, सोया हुआ। अब वो सोया हुआ है, इसके ये नाभि वाले से अम्बिलिकल कॉर्ड लगी हुई है, लगी हुई है ना। तो अब ये बेबी तो बाहर आ गई, ठीक है। अब इसको ये क्या चीज जरूरत है इसको, अब बताओ। अब तो नेचर से बाहर आ गया, मम्मी से इस अम्बिलिकल कॉर्ड से क्यों टच में रहेगा वो, हाँ। अब तो मम्मी को डायरेक्ट आंख में देख के बातें करेगा, हाँ मम्मी देखो मैं कितना सुंदर हूँ, समझ रहे हो। तो उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको। हाँ देखो, तो क्या थे हम, ये बोला कि यहाँ पे बेबी आपकी है, और ये वाली बेबी आपका यहाँ से ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, यहाँ पे हमने बेबी को निकाल दिया। बेबी को निकालने के बाद यहाँ पे मदर है, तो ये हमने हाथ में जब तक बेबी को लिए रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना पड़ता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को तो आपने कट नहीं किया, रखा हुआ है। उसके बाद क्या होगा कि ये वाली स्टेज हो गई। अब वो क्या करेगा, अब इसको प्लेसेंटा को रख के क्या करना है ना, तो धीरे धीरे से अब दोबारा अब क्या करेगी, नॉर्मल। अब इसको क्या करना, बेसिकली यूट्रस को नॉर्मल स्टेज में आना है। तो फिर से क्या करेगी, अब यहाँ से ये भी धीरे से टूट के, ये भी बाहर ढह के प्लेसेंटा से बाहर आ जाएगा। ये यूट्रस से बाहर आ जाएगी हमारी प्लेसेंटा, तो यहाँ से निकल के, ठीक है, यूट्रस से हमारी ये प्लेसेंटा इधर से निकल के, और यहाँ पे हमारी बेबी है, ठीक है। ये बेबी और इसके नाभि से लगा हुआ है, ये यहाँ पे आ गई हमारी प्लेसेंटा, नीचे गिर गई, समझ गए। अब फिर ये प्लेसेंटा नीचे गिर गई। अब इसके बाद इसको डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए, अब इसका यहाँ का कांटेक्ट काट देगा, कट कर दो, हो गया, समझ गया। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। प्लेसेंटा ऐसे अटैच थी, अब ये प्लेसेंटा भी निकल गया, हो गया। अब ये धीरे 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 अपने नॉर्मल कंडीशन में हमारा यूट्रस आ जाएगा, समझ गए। चलिए, अब क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब हम लोग आगे देखिए, चलो अब क्या है, अब हमारा बेबी डिलीवर हो गया। उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, उसके भूख को मिटाने के लिए। अब क्या है, लैक्टेशन। दो टाइम पे ग्रोथ होता है मेमरी ग्लैंड का। एक होती है जो प्यूबर्टी के टाइम, और एक होता है अभी प्यूबर्टी के टाइम है। देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम जो ग्रोथ होता है तो वो कौन कराता है, एस्ट्रोजन कराता है, याद रखिएगा, ठीक है। उस टाइम क्या कराता है, प्यूबर्टी के टाइम, जैसे हमने मेमरी ग्लैंड पढ़ा है तो उसमें हमने ग्रोथ देखा था, तो वो प्यूबर्टी कराता है। और वो प्यूबर्टी के टाइम तो एस्ट्रोजन कराती है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम इसका ग्रोथ जो है उसको कौन कराता है, प्रोजेस्टेरॉन और PRL ये सब मिलकर कराता है, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, इवन दो प्रोलैक्टिन, इसमें प्रोलैक्टिन आ जाती है यहाँ तक, क्योंकि PRL का मतलब है प्रोलैक्टिन वाला हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग वाली हार्मोन। तो वो हार्मोन तो आ गई, इंक्रीज हो गया, बट वो कोई भी मिल्क का सिक्रेशन नहीं होता है। कब, प्रेगनेंसी में, डिलीवरी नहीं हुई बेबी की तब तक क्या हुआ, नहीं होती है। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो वही कहा, even though prolactin level increases but no secretion of milk occur because progesterone inhibit effect. प्रोजेस्टेरॉन उसका मिल्क का सिक्रेशन को क्या करता है, इनहिबिट करके रखता है, ठीक है। और जैसे ही डिलीवरी होती है बेबी की, आफ्टर डिलीवरी लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का क्या डिक्रीज कर जाती है,
उस दोनों का लेवल मदर के ब्लड में क्या हुआ, दोनों का सीधे डिक्रीज कर गई जिसकी वजह से क्या इनहिबिशन जो किया हुआ था प्रोजेस्टेरॉन की अब प्रोलैक्टिन के ऊपर कि तुम मिल्क नहीं सिक्रीट करेगा, वो वाला तो अब प्रोलैक्टिन ही नहीं रहा। जब दरवाजा ही क्या कहते हैं दरबार को रख दिया था प्रोलैक्टिन, और मतलब प्रोलैक्टिन आया बेचारा, वो सोचा हम मिल्क सिक्रीट करेंगे, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन इतना ज़्यादा हाई हो गया, वहाँ पे खड़ा था, नहीं नो मीन्स नो, तुम नहीं सिक्रीट करेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के साथ सीधे प्रोलैक्टिन का मतलब प्रोजेस्टेरॉन खत्म ही हो गया, नीचे गिर गई अमाउंट, अब भाग गया, तो अब उसको कौन रोकने वाला है, हाँ वो तो अब खुद का मन कर आ जाओगे। तो अब ये क्या करेगा, आराम से अपना मिल्क का सिक्रेशन कराएगा, ठीक है। अब बोला चलो मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट किया जाए, ठीक है, समझ गए, यहाँ तक समझ आ गया, चलो नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलो ठीक है, अब देखो लैक्टेशन क्या है। लैक्टेशन है मिल्क का सिक्रेशन एंड फॉर्मेशन कौन कराता है, मिल्क का जो आपका सिक्रेशन एंड फॉर्मेशन कराता है आपका प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब उसके बाद है उसके बाद है इजेक्शन, मतलब फॉर्मेशन, सिंथेसिस नॉट सिक्रेशन, यहाँ पे सिंथेसिस होगा, यहाँ पे सिक्रेशन होगा, सिक्रेशन मतलब सिक्रीट कराना, सिंथेसिस लिख लो, सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन, सिंथेसिस, मिल्क का सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन। 1 मिनट, मुझे लग रहा है बोर्ड हिल गया है, नहीं ठीक है चलो ठीक है। मिल्क का सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन हमारा कौन कराता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होती है, वो होती है एंटीरियर पिट्यूटरी से। और उसका इजेक्शन कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रीट होती है, सिक्रीट तो बेसिकली वही मतलब सिंथेसिस उसका कराता है हमारा हाइपोथैलेमस, लेकिन स्टोर होकर रहती है पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और अब उसको जब मिल्क को इजेक्ट करना है, निकालना है, तो ये काम करेगा, ठीक है। देखो फर्स्ट मिल्क जो पहली बार जो बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट मिल्क जस्ट वो रिलीज के डिलीवरी के बाद पहली बार जो माँ दूध देगी, तो उस दूध को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है। वो येलो कलर का होता है, स्लाइटली पीला कलर का दूध होता है। उसका कंपोजिशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट मिल्क जो पहले के ज़माने में ना लोग नहीं पिलाते थे, जो सबसे ज़्यादा पिलाना चाहिए पहला मिल्क, क्योंकि उसमें क्या होता है हमारा IgA एंटीबॉडी, सबसे ज़्यादा IgA एंटीबॉडी होता है पहली मिल्क में, जो मदर के पहले वाली मिल्क को पहले नहीं पिलाते थे पहले वाले ज़माने में। अब तो सबसे पहले बोलता है कि मदर के मिल्क को ही पिलाना चाहिए बेबी को। उसमें कॉम्पोजिशन क्या क्या है, लैक्टोज होता है, मिल्क शुगर है, केजिन रिच होती है, मिल्क प्रोटीन, उसके फैट बिल्कुल नहीं होता, फैट बिल्कुल नहीं होता, मैंने रेड से लिखा है। मिनरल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम पोटासियम, सोडियम पोटासियम फॉस्फोरस कैल्शियम सब प्रेजेंट होता है। आयरन आपका बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या विटामिन प्रेजेंट होती है, IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, याद रखिएगा, जो पैसिव इम्यूनिटी में काम करता है। क्या होता है पैसिव इम्यूनिटी, हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और इनहिबिटरी पेप्टाइड्स भी होते हैं, मतलब कुछ इनहिबिटरी पेप्टाइड्स होते हैं। तो दैट्स इट, समझ गया। चलिए अब चलो पढ़ लेते हैं NCERT। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल undergoes differentiation during pregnancy and start producing milk toward the end of the pregnancy by the process called lactation। बोला जा रहा है कि मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट करके डेवलप हो गई प्रेगनेंसी में, और उसके जब प्रेग्नेंट डिलीवरी के बाद जो मिल्क प्रोड्यूस करेगी, तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम लैक्टेशन बोलते हैं। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी। ये हेल्प करता है नए बच्चे को दूध पिलाने में, ठीक है, खाने मतलब बेसिकली फीडिंग मतलब खिलाने में। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। जो कोलेस्ट्रॉम मतलब कुछ दिन, मतलब मान लो 2-3 दिन तक, जो 1 सप्ताह तक जो दूध पिलाती है मम्मी, तो वो उसी को हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। विच कंटेन करता है सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज, जो बहुत ही इसेंशियल है। इसीलिए मैंने बोला था IgA ही सबसे ज़्यादा मतलब नोटिस किया आपको, करवाया कि IgA ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले दिन इनिशियल डेज में जो मिल्क निकलती है उसमें प्रेजेंट होता है। ये बच्चे डेवलपिंग बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप द हेल्दी बेबी। बोला जा रहा है कि कुछ दिन तक मतलब बच्चों को दूध, माँ का दूध ही पिलाना चाहिए बेसिकली, मतलब डॉक्टर यही बोलता है। जैसे डॉक्टर जन्म लेता है और उसको बोलता है अपना दूध पिलाओ, किसी और का नहीं पिलाओ, और डॉक्टर बोलता है कि बच्चों को मिनिमम कि मतलब इसीलिए बच्चों के गैप में भी बोलता है, जब बच्चा होता है तो उसको बोलता है एटलीस्ट आपको 3 साल का गैप रखना चाहिए 2 बच्चों के बीच में, ताकि एक बच्चा आपका अच्छे से हेल्दी होके हष्ट पुष्ट हो जाए आपका माँ का दूध पी के, क्योंकि माँ का दूध ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। सो दैट्स ऑल।
चैप्टर का कंप्लीट हो गया। लैक्टेशन एमेनोरिया करके एक बीमारी आती है जिसको हमें, बीमारी नहीं एक फेज है, लैक्टेशन एमेनोरिया एक फेज है जो क्या होता है, अभी जैसे माँ बनी ना तो इसके बाद 6 महीने तक ये रहेगा, 6 महीने तक उसको पीरियड अभी भी नहीं आएंगे लेडीज़ को, 6 महीने तक उसका जैसे कि मिल्क प्रोड्यूसिंग बेबी है तो उसके बीच में अभी मतलब ये नहीं आएंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे बैरियर वाला चैप्टर तो नेचुरल बैरियर में लैक्टेशन एमेनोरिया आता है, तो मैं यहाँ नहीं लिखवा रही, उसी में मैं बता दूंगी। ये तो 6 महीने तक या क्या क्या अगर कॉपुलेट भी करता है कपल तो वो माँ नहीं बन सकती, क्योंकि अभी भी 6 महीने तक इसका क्या क्या ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज चल रहा है, तो क्या करेगी वो माँ नहीं बन सकती है। ठीक है, उसका पीरियड रुका हुआ है बेसिकली। ठीक है, सो हो गई ये चैप्टर हमारी कंप्लीट। हमने पढ़ लिया पूरा रिप्रोडक्शन अच्छे से एक्सप्लेन करके, पूरा डिटेल में सब कुछ करा दिया मैंने, मेरे से जितना हो पड़ा मैंने सारा करा दिया। आप बस नोट्स पढ़ो, मेरा एनसीईआरटी पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन कर लो खुद से, और उसके बाद अगर कोई फिर इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया है, इससे बेसिक कुछ नहीं होता, इतना ही पढ़ना है, इससे ना ज़्यादा पढ़ना है, इससे ज़्यादा डॉक्टरी में पढ़ाते हैं। हमारे लिए नीट पीजी यूजी के लिए इतना कुछ नहीं पढ़ना है, पीजी में इतना, इससे ज़्यादा अगर आपको गाइनी लेनी है तो बेसिकली इससे ज़्यादा पढ़ना होता है। ठीक है, सो हो गया आज, देख लो चैप्टर कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन भी करा दिए मैंने। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद अगर अभी भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। जब भी मैं नोटिस मतलब हुई जो कुछ भी आपको आएगा तो आपको डायरेक्ट आप तक मैसेज चली जाएगी। ठीक है, चलो थैंक यू। जितना हो सके उतना मैंने इजी करके पढ़ाने का कोशिश किया था। चलिए फिर, ओके बाय।